सीईटी के लिए अगला टॉपिक डिस्कशन के लिए लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर 2 क्वेश्चंस तो आप इजीली एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। हालांकि पुराना वाला जो सब्जेक्ट था, पुराना वाला जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लस एसी भी था उसमें। अभी एसी को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो एसी वाला तो एक क्वेश्चन गारंटी के साथ पड़ेगा, उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर हम लोगों को 2 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। शुरुआत यहां से करते हैं और देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड, बस यही एक फिजिक्स की क्वांटिटी है इस चैप्टर में जिस पर पूरा के पूरा चैप्टर जो होगा वो बेस्ड होगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। यहां पर अगर मैं इसको फाई रिप्रेजेंट कर दूं, फ्लक्स, हमें मैग्नेटिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी पता होती है। जैसे हम लोग अगर कोई मैग्नेट ले लेते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो हम लोग इमेजिन करते हैं यहाँ पर कि जैसे नॉर्थ पोल से होकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, वो साउथ की ओर जाती है। लेकिन देखिए ये पूरा सीन नहीं है, समझ लो इसको। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से होकर यहां तक आती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर फिर साउथ से होकर नॉर्थ पर चले जाती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये क्लोज लूप्ड फॉर्मेट में होती है, ना कि इसका ओरिजिन है या उसका एंड भी कहीं पर नहीं है। तो ये क्लोज लूप में हम लोगों को दिख सकती है। यहां पर अगर मैं नॉर्थ पोल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं और यहां पर साउथ पोल रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा के दिखा सकते हैं। और टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टेंजेंट में निकाल दूं तो दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक इंडक्शन बी बार। ये बी बार रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहां पर। तो समझ लो कोई एक स्पेस है और यहां एक एरिया हाइपोथेटिकली मैं कंसिडर कर लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन बी बार और जो एरिया है इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। देखिए ये एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी बार। इस एरिया को अगर आप गौर से देखोगे तो एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन हमें ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यूज नहीं करना है। हमें यूज करना है कि एरिया जो है उस एरिया का वेक्टर, जो मैं बात करूंगा एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और देयर इज अ एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार, दैट एंगल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, राइट। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला जो है वो है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। इसे मैं लिख देता हूं बी ए कॉस थीटा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है फ्लक्स से रिलेटेड, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड, राइट। एंगल हमें हर वक्त जो निकालना होता है वो होता है बिटवीन बी बार एंड एरिया वेक्टर। काफ़ी बार इंटेंशनली आपको सीईटी में ऐसे कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं कि मान लो ये एरिया है एंड दैट एरिया is making angle for example 30 degree, that area is making angle 30 degree with b bar, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 30 डिग्री बना रहा है। तो स्टूडेंट कई बार थीटा 30 डिग्री ले लेते हैं सॉल्विंग के समय, तो वो गलत हो जाता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया वेक्टर निकालना है। ये हो गया एरिया वेक्टर। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो थीटा है बिटवीन ए बार एंड बी बार, दैट थीटा इज नथिंग बट 60 डिग्री। तो 30 डिग्री जिसने लिया उसने तो गलत कर दिया। यहां पर हमें लेना है 60 डिग्री। ये समझ रहे हैं आपको। तो उसके अनुसार अगर मैं एरिया ऐसे ले लेता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड बी बार में ले लेता हूं, और यहां पर जो एरिया दिख रहा है मुझे, इस एरिया का एरिया वेक्टर अगर मैं नोट करता हूं, तो एरिया वेक्टर और बी बार इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान है, जिसे मैथमेटिक्स में रखा गया है। तो मैथमेटिक्स में रखते समय मतलब गौर कीजिए आप कि जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, मैक्सिमम लाइंस इस एरिया में से पास होने के चांसेस अगर आप देखोगे तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम लाइंस ऐसी पास हो जाएगी इसमें से।
लेकिन इस एरिया को जब मैं ऐसे करा लेता हूँ तो ये जो लाइन है, ये लाइन सरफेस को टच होते हुए तो निकल जाएगी, लेकिन इसके अंदर से नहीं जाने वाली है। तो अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग एंगल पर फ्लक्स क्या होता है वो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। तो ये जो फ्लक्स है फाई, इसका जो यूनिट होगा वो होगा वेबर, वो होगा वेबर। समझ में आ गया? या फिर अगर आप बी बार को देखते हो तो वो होता है टेस्ला, और जो एरिया होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर यूनिट होता है वही आपको यूज करना है। दोनों यूनिट हालांकि सेम ही है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, लेकिन टेस्ला मीटर्स की बजाय वेबर ही इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप टेस्ला को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि जैसे B इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया अगर दे देता हूं, क्योंकि कॉस्ट जो है वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी एक फॉर्मूला हो गया, या फिर आप इसी को टेस्ला डिफाइन करा के दे सकते हो। ये आपको चीजें समझ में आ रही है? अभी देखिए, मैंने शुरुआत में ही, लेक्चर के शुरुआत में ही आपको एक चीज बता दी है क्लियरली कि जो पूरा के पूरा चैप्टर जो होगा ना, वो पूरा के पूरा चैप्टर इसी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। इसमें मैं एक माइनर मॉडिफिकेशन और करा देता हूं आपके लिए, ताकि हमारे कई सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। वो मॉडिफिकेशन यहां पर ये है कि देखिए, जो एरिया मैं कंसीडर कर रहा हूं, मान लीजिए ये एक कॉइल है। तो ये अगर कॉइल है और मैंने यहां पर कॉइल रख दी है, एंड अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक इंडक्शन मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर कई, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको दिखा रहा हूं। यूनिफॉर्म दिखाते समय एक जरूरी चीज क्या होती है? इट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, राइट? ठीक है, यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ये सारी चीजें। तो अभी आपको एक समझना है कि जो कॉइल है, तो जरूरी तो नहीं है कि कॉइल को सिंगल टर्न ही हो। देयर मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैं उस समय फ्लक्स को डिफाइन कुछ इस तरीके से करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू विच दैट फ्लक्स पासेस। तो एक टर्न है, फ्लक्स जा रहा है, दूसरी टर्न फ्लक्स पास हो रहा है, तीसरी टर्न उसमें से भी फ्लक्स पास हो रहा है। तो N B A एंड दिस इज कॉस थीटा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग अभी मैथमेटिकली ही वर्क कर रहे हैं और इस पे आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो सीईटी के लिए, लेकिन बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से आज हम लोग जो अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कई सारे एप्लीकेशंस जो है आज घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही है हमारे पास, और उसी पर ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट आज काम करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जिसको आप समझ के अगर पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी उसमें चैलेंजिंग चीज़ें भी है जो आपको करनी चाहिए आगे चलकर। देखिए चलो, ये तो हो गया फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा। अभी हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि हम लोग सीईटी के हिसाब से अभी वर्क कर रहे हैं, तो मुझे एक टाइम लिमिट रहेगा आपके साथ काम करते समय कि आपको जो सवाल आ सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के इस अनुसार, वो मैं आपको पहले कवर करा के ले लूँ। तो देखिए फैराडेज लॉ, what did Faraday observe? So the observation was कि suppose we have this kind of coil and it is attached to the galvanometer and there is a relative motion। समझ लो relative motion मतलब क्या होता है कि मान लो कॉइल है, मैग्नेट है, और दोनों 50 की स्पीड से एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनके बीच में बोथ आर इन मोशन, लेकिन रिलेटिव मोशन तो इनके बीच में जीरो हो गया, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भले ही दोनों मोशन में हो, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन जीरो नहीं होनी चाहिए। सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। अगर हम लोग बात करते हैं, या तो मैग्नेट को आप नजदीक लेके जाओ या फिर कॉइल को आप नजदीक लेके आओ मैग्नेट के, कोई भी चीज चल जाएगी। तो जो मैग्नेट है, मान लो नॉर्थ पोल जैसे इधर लाया है, ही हैज ऑब्जर्व देयर इज अ डेविएशन, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर।
जैसे इसको दूर लेके गया वो भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो डिफ्लेक्शन टू अदर साइड। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो, समझ लो इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है कि मैग्नेट को नजदीक लाए तो चेंज, दूर लेके जा रहा है तब चेंज। लेकिन जब इसको स्टेशनरी रखा गया तो वहां पर गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन। तो कहीं ना कहीं रिलेटिव मोशन पर ये पूरा जो गेम चल रहा था वो रिलेटिव मोशन पे चल रहा था। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो एक हम लोग ये बात करेंगे कि मैग्नेट है, मैग्नेट की फ्लक्स लाइन्स है, उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा फॉर्मूला हमारे सामने प्रेजेंट किया और जो कि एक्यूरेटली हमें आंसर दे रहा है। तो देखिए, इसको अगर रिवर्स भी करा लिया तो साउथ पोल नज़दीक ला रहा है, साउथ पोल अवे लेके जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? सो समवेयर दैट फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद दैट कॉइल। अच्छा, अगर फास्ट करते हैं तो भी ये चीज मिल रही है। तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज कि ईएमएफ इज डेवलप्ड अक्रॉस दैट कॉइल। अभी ईएमएफ क्यों? देखो, सेल अगर हम लोग लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं एंड करंट इज ड्रॉन थ्रू दैट सेल, तो हम लोग वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हुआ होगा। यहां पर इस वायर के अंदर ऐसा कोई इफेक्ट तैयार हो रहा है जैसे इसने खुद ही एक डेवलप कर ली है चीज, और एक अलग तरीके से एक सेल की तरह ही ये वायर काम करने वाला है, जिसका ईएमएफ मतलब जब करंट ड्रॉ नहीं होता है तब वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट ईएमएफ वी कॉल दैट टाइम। तो चलो इसमें डिटेल में जाते हुए हम लोग इतना बोलेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल। तो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा था उसको हम लोग बोल देंगे ई, एंड दैट ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स डी फाई। जितना ज्यादा, क्योंकि जैसे नजदीक लाऊंगा वैसे फ्लक्स की संख्या बढ़ते जाएगी, फ्लक्स बढ़ते जाएगा। एज वेल एज ही ऑब्जर्व दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना कम समय लगेगा मैग्नेट को नजदीक लाने में, उतना जितना कम समय उतना ईएमएफ यहां पर ज्यादा, उतना डिफ्लेक्शन यहां पर हमें ज्यादा मिलने वाला है। सो दैट वे ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी, ये हमें मिल गया। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 मिल गया यहाँ पर, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो 1 मिला कैलकुलेशन करने के बाद। तो यहां पर मैं दे देता हूं E इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, ये फॉर्मूला हमें मिल गया। लेकिन ये फॉर्मूला तो सीईटी में हालांकि कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन लेंज ने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। एंड व्हाट डिड लेंज सेड कि ईएमएफ इज इक्वल टू निगेटिव डी फाई बाय डी टी, निगेटिव डी फाई बाय डी टी। अगर निगेटिव डी फाई बाय डी टी क्यों है उसको समझ लो, निगेटिव क्यों है। व्हाट ही सेड, फॉर्मूला जब दिया गया तो उसमें चलो ये सारी चीज़ें तो फैराडे ने बता दी है कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, एंड व्हेन दैट नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग टुवर्ड द कॉइल तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज चेंजिंग। समझ में आ रहा है? फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज चेंजिंग, ये सब हो रहा है यहाँ पर। ऑब्वियसली यहाँ पर भी लाइन्स होगी जो मैं नहीं दिखा रहा था, लेकिन समझ लो है यही लाइन इधर से घूम के यहाँ पर आ जाएगी। अभी निगेटिव क्या चीज़ बन रही है, निगेटिव क्या है वो समझ लो। देखो, जैसे अकॉर्डिंग टू लेंज व्हेन दैट फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां पर इस डायग्राम के लिए मैं बात करूंगा, नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग टुवर्ड कॉइल। जब नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आ रहा है तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, और करंट इंड्यूस्ड होने के बाद करंट जब डेफिनेटली उस कॉइल में से जब मूव होगा, इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गई यहाँ पर, उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर ये होगा कि जो फ्लक्स बढ़ रहा है उस फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना है, मतलब उस फ्लक्स को अपोज करना है। सो द टेंडेंसी ऑफ दैट कॉइल विल बी टू इंड्यूस ए करंट which will produce its own magnetic field and which will oppose that varying or changing magnetic flux associated with it। इसीलिए वो माइनस साइन आया। तो नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए यहां पर कहीं ना कहीं कॉइल में फ्रंट फेस पर, फ्रंट फेस इन द सेंस अभी कॉइल को अगर आप देखोगे इस साइड से देखना है हमें, इस कॉइल में यहां से इस साइड से अगर देखोगे तो नॉर्थ पोल जैसा फीलिंग आएगा। नॉर्थ पोल मतलब क्या समझ लो, कॉइल में अगर करंट कुछ इस तरीके से मैं पास कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें यहां पर ये अपर फेस नॉर्थ की तरह दिखेगा, और अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है तो यहां पर देखिए क्लॉकवाइज सेंस में यहां पर हमें साउथ पोल मिलने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग? तो नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा अगर ये मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो, और उसी को मैं कंसीडर कर लेता हूं अगर यही मैग्नेट नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो नॉर्थ पोल को फिर से अपोज कराना है,
क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स लाइंस जो है घट रही है, कम हो रही है। तो जब फ्लक्स लाइंस कम हो रही है तो उसको रोकना है, नॉर्थ पोल को नहीं जाने देना है। और नॉर्थ पोल को रोकने का एक ही तरीका होगा कि साउथ पोल इंड्यूस किया जाए, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर साउथ पोल इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये सारा मामला हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, सीईटी में न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए वो समझ लो। एक्चुअल में देखा जाए तो लेंज लॉ का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास जो चार ऑप्शंस है, मान लीजिए चारों ऑप्शंस में कोई एक भी ऑप्शन निगेटिव मिल जाता है और दूसरे पॉजिटिव मिल जाते हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको फॉर्मूला यही इस्तेमाल करना है। अगर चारों के चारों ऑप्शन पॉजिटिव है तो आप विदाउट ये माइनस साइन E इक्वल टू d∅dt अगर लेते हो तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ में आ गया। चलो अभी इस पे जो पॉसिबिलिटीज है, उस पर हम लोग काम करते हैं। देखिए मैंने बताया आपको E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, ये समझ लो माइनस d∅dt। अभी फ्लक्स के बारे में अगर बात करूं तो N B A और यहां पर आ गया cos थीटा, इतनी सारी चीजें हैं और इसमें से कोई भी अगर चेंज हो जाता है तो फ्लक्स एसोसिएटेड जो होगा कॉइल का वो चेंज हो जाएगा। ये समझ लो आप, जो फ्लक्स वाली क्वांटिटी है वो तो बी पर, अभी बी किसने इंड्यूस किया, वो तो दूसरी कॉइल ने, दूसरे मैग्नेट ने या फिर किसी दूसरी कॉइल ने डेवलप किया होगा। और ये जो फाई एसोसिएटेड है तो समझ लो इसको, देखिए ये कॉइल है तो एरिया इस कॉइल का लेना पड़ेगा, लेकिन ये मैग्नेट यहां पर है, जरूरी नहीं कि वहां पर मैग्नेट ही हो, वहां पर कोई दूसरी कॉइल भी हो सकती है, कोई और सोर्स हो सकता है जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा रहा है, सोलेनॉइड हो सकता है। तो तरीके तो कई और हो गए, लेकिन इसने जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करा वो भी इसका लेना चाहिए, लेकिन जो फ्लक्स एसोसिएटेड हो रहा है वो इस कॉइल के साथ हो रहा है। तो आपको फॉर्मूला कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है। अभी देखो क्या होगा। सबसे पहले ऐसे मान के चलता हूं कि बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी हो रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। और आपको एक चीज पता होगी, अगर मैं ऐसे क्रॉस निकालता हूं उसके बाजू में मैं बी बार लिख देता हूं, तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर डॉट निकाल देता हूं और डॉट निकाल के बी बार लिखता हूं, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है वो आउट ऑफ पेपर आ रही है, बाहर निकल रही है। तो ये इन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, अंदर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये आउट वाला हो गया। मतलब आप मान लो कि मैग्नेट पे बैठ के अगर देख रहे हो सारी चीजें, तो मैग्नेट पे बैठ के देख रहे हो तो ये कॉइल के अंदर जाते हुए दिखेगा, समझ रहे हैं आपको। तो कुछ इस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो बी वैरी हो रहा है, तो बी वैरी करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो इसमें ईएमएफ वाला फॉर्मूला उसमें देखिए माइनस एन, अभी मैग्नीट्यूड भी आप ले सकते हो, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, एन एरिया, चलो कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या है, चलो कॉइल मैंने कुछ इस तरीके से धर दी है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी बार है, समझ में आ रहा है, ये एरिया वेक्टर ए बार है, इन दोनों के बीच वाला एंगल थीटा, ये सारी चीजें फिक्स्ड है। लेकिन बी चेंज हो रहा है, तो बी अगर चेंज हो रहा है तो आपको डिफरेंशिएशन में लिखना है यहाँ पर dB बाय dt। ये एक तरीका हो गया जिस पर आपको न्यूमेरिकल्स या फिर सम्स आ सकते हैं। सेकंड जो है, जो फाइनाइट चीज है, मतलब फ्लक्स φ1 होगा, जो कॉइल होगी, कॉइल में से फ्लक्स φ1 एट टाइम t1 पास हो रहा है और फ्लक्स φ2 एट टाइम t2 पास हो रहा है। तो EMF माइनस आप लिख दो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये सबसे आसान तरीका हो गया। थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स को टाइम की टर्म में दिखाया जाता है, मान लीजिए 3t² + 2t, 3t² + 2t दिखा दिया। तो EMF माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन d∅dt आ जाएगा। तो इसको माइनस, अगर इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये 60 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। अभी आपको जो टाइम दिया गया होगा कि इस टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर क्या हो रहा है, तो आपको उस टाइम रखना है। टाइम रखने के बाद आपको EMF मिल जाएगा। फिर आगे का तरीका क्या होगा, फोर्थ, मान लीजिए एरिया में कोई चेंजेस हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसा के वैसा ही है और एरिया में चेंजेस हो रहा है। तो अगर एरिया में चेंज हो रहा है, एरिया अगर चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, कुछ तरीका उसका दिया होगा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया होगा या कुछ मैकेनिज्म और होगा। तो E = -n b
कॉस थीटा डाल दो और यहाँ पर डी ए बाई डी टी डाल दो। ये समझ रहा है आपको। और एक चीज़ है, पांचवी चीज़ है, जिसमें मान लो कि थीटा ही वेरी हो रहा है, तो वो एसी जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट है। समझ लो अगर मेरे पास ये कॉइल है जो मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये कॉइल जो कुछ इस तरीके से थी, ये फ्रेम है और ये फ्रेम पर नंबर ऑफ वायर वाइंडिंग्स दिए गए हैं, टर्न दिए गए, और इसको मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूँ और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी बार मैंने दिखा दिया। तो इसका एरिया वेक्टर और बी बार, इन दोनों के बीच में अभी देखोगे तो एंगल तो मतलब ज़ीरो है। ऐसे समझ लो कि इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और शुरुआत में एरिया वेक्टर और बी बार पैरेलल था, तो ये जो एंगल थीटा हो गया। अभी ए बार निकाल देता हूँ तो ये बी बार का ही डायरेक्शन था शुरुआत में, इनके बीच में एंगल थीटा हो गया। तो अगर ये कॉइल रोटेट होती है तो थीटा वेरी होता है, और जो आपको सिलेबस में टेक्स्ट बुक में है वो ये चीज़ है कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये जो कॉइल रोटेट होने वाली है ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, समझने के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ। तो E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए एंड डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं कॉस ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह पर मैंने ओमेगा टी डाल दिया। इसको अगर डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपके सामने एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है। तो इसको लास्ट में E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डाल देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका एसी जनरेटर वाला। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है, जो कॉइल रखी गई है, इसको अगर रोटेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, एंड दैट ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वेरिएबल है, अल्टरनेटिंग है, ये मॉडिफाई हो रहा है। इसका अगर आप ग्राफ निकालते हो तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये ईएमएफ, और अगर यहाँ पर मैं इसको टाइम डाल देता हूँ तो ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए एसी में हमें आगे इसको और डिटेल में समझना है, तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ई नॉट जो है ये होता है पीक ईएमएफ। तो फॉर्मूला था यहाँ पर एन बी ए ओमेगा ई नॉट वाला, या फिर ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी रख देते हो, 2 पाई एफ नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल में थे, बी और एरिया ऑफ कॉइल। तो इस तरीके से आपको पीक ईएमएफ मिल जाएगा। समझ गए? तो ये ई नॉट यहाँ पर मिल जाता है, ये पीक ईएमएफ होता है। तो आपको जो सम्स आते हैं ना, देखो मैंने कई बार देखा है कि बच्चों के ना फॉर्मूले ही याद नहीं होते। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर 30-35 सेकंड में कैसे मैनेज करने वाले हो, क्योंकि एक चीज़ जो आपसे अभी एक्सपेक्टेड है कि आपको ये पूरी चीज़ है पता होनी चाहिए, और यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि किस चीज़ पर सम आ सकता है। तो इस पर भी अगर आप फॉर्मूले में नंबर रखना शुरू कर देते तो आपको इस पर भी सम आ सकता है। ये फ्रीक्वेंसी जो है इसकी रोटेशन वाली फ्रीक्वेंसी है, समझ में आ रहा है? ये जो कॉइल रोटेट हो रही है, मान लीजिए 50 रोटेशंस पर सेकंड कर रही है, तो आप 50 डाल दो यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो है ये तरीके हैं, इतने तरीके से सम्स आ सकते हैं यहाँ पर। चलिए, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है एक्चुअल में देखा जाए, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आ जाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया गया है, तो आप इसको समझना है। जैसे ही मैं इसको स्विच ऑन कर देता हूँ, स्विच ऑन करने के बाद होता क्या है, इस कॉइल में से करंट पास होना शुरू हो जाता है। इस कॉइल में से करंट पास, जैसे ही कॉइल में से करंट पास हो जाता है, आपको राइट हैंड रूल पता होगा मैग्नेटिज्म में से, जैसे करंट सर्कुलरली जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तैयार होने वाली है, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। ये कॉपर रिंग जो होगी, कॉपर रिंग को ऑल ऑफ सडन क्या दिख रहा है, कॉपर रिंग को ऑल ऑफ सडन दिख रहा है कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ऑल ऑफ सडन बढ़ गई, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑल ऑफ सडन बढ़ गई। तो ये उसको अपोज करने के लिए फ्लक्स लाइंस इधर से बढ़ रही है। मान लो ऐसे कोई, जैसे कोई नॉर्थ पोल उसके नजदीक ला रहा है, तो ये खुद में नीचे से नॉर्थ पोल इंड्यूस करना शुरू कर देगा। क्योंकि देखो मैंने क्या चीज बताई आपको, फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करने की ये कोशिश करता है। तो यहां पर कुछ ऐसा इफेक्ट तैयार हो रहा है जैसे कोई नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा हो, साउथ पोल भी हो सकता है, अगर बैटरी में रिवर्सल डाल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ पोल अगर यहां पर तैयार हो रहा तो ये नॉर्थ क्रिएट कर देगा खुद में, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा और ये जो है ये जंप कर देगी, उससे बाहर निकल जाएगी। सिंपल शॉर्ट सा तरीका है, जो अगर कुछ क्वेश्चन बनता है शायद
तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आपको पता होना चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी आपको पता होना चाहिए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है वो समझ लो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर बात करूं, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड मैंने डाल दिया। अभी देखिए क्या है इसमें, यहां पर राइट हैंड रूल के बारे में अगर बात करूं तो आपको करंट की डायरेक्शन या फिर ईएमएफ देनी होती है। मतलब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का बेसिकली इस्तेमाल या फिर उसका पर्पस जो है, वो पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि आपको अगर मोशन पता है रॉड की, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता है, तो इन दोनों चीज़ों से आप ये बात बता सकते हो कि इस रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है वो कैसा, कितना तैयार होने वाला है, उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। डायरेक्शन इन द सेंस कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव और कौन सा टर्मिनल निगेटिव काम करने वाला है। तो चलो ठीक है, पहले इसको समझ लो। ये है मोशन वाली डायरेक्शन या फिर जिस डायरेक्शन में उस रॉड पर फोर्स डाला गया। मान लो ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड बी बार कुछ इस डायरेक्शन से। तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड आपको राइट हैंड रूल जिस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो ये मोशन वाला गया वी, मोशन वाला मतलब वी बी, और यह आ जाएगा आपका करंट वाला डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में रॉड में से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें आगे और कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए करंट पास होगा, थोड़ी देर के लिए। लेकिन एक मोमेंट के बाद एक रॉड का जो एक साइड होगा उस पर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे और दूसरा जो एंड हो जाएगा उस पर निगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि ये टर्मिनल जिस डायरेक्शन में है उसको आप एच बोल दो, हाई टर्मिनल। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उसको आप बोल दो हाई टर्मिनल। ये समझ में आ रहा है। तो अभी इसको मान के चलो, ये रॉड है कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करूंगा, वी बी तो आई। अभी ये 2D प्लेन में आ रही है, इसलिए देखिए वी बी आई, तो ये रॉड कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा, तो वी बी और आई। तो ये जो टर्मिनल है ये हाई मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। इसी का मतलब ये जो रॉड है एक तरीके का सेल जिसका ईएमएफ ई है, इस तरीके से वो काम करेगा। अच्छा ई कितना है, तो ई कितना है, तो रॉड पर मोशनल ईएमएफ पर आपको फॉर्मूला मिलेगा BLV। इसमें हालांकि साइन थीटा भी होता है, लेकिन आपको एक चीज समझनी चाहिए, आपको वो कंडीशन पे काम करना चाहिए B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V। मान लो कि ये रॉड कुछ इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो मैं क्या करूँगा इस रॉड का, अगर मुझे यहाँ पर एंगल पता है तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स करा दूंगा तैयार। अभी रॉड का ये कंपोनेंट जो ये मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है तो उसको मत लो, आप इसको ले लो। मतलब अगर ये थीटा है तो ये आ जाएगा L साइन थीटा, समझ में आ रहा है। ये अगर थीटा है तो ये आ जाएगा L साइन थीटा, मतलब L साइन थीटा लेंथ में L साइन थीटा वाला कंपोनेंट B को क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से इसकी मोशन, मतलब मुझे शॉर्ट में अगर बताना हो तो मैं ये बोलूँगा कि आपको ये चीज़ समझनी है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड, रॉड की लेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, रॉड की लेंथ और उसकी वेलोसिटी, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को परपेंडिकुलर आती है, या फिर इनका कोई कंपोनेंट भी ऐसा चलेगा जो परपेंडिकुलर आता है एक दूसरे को। अगर हाँ आता है तो हमें E इक्वल टू BLV मिलने वाला है। मतलब ये वो सारे कंपोनेंट जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। इस पर कोई न्यूमेरिकल्स जो है वो आगे के लेक्चर में मैं एडिशनल करवा के लूँगा, तो वो आपको ज़रूर देखना है ताकि इससे रिलेटेड सम जो है मैं वो सॉल्व करा के लूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो रॉड जो मोशन में होगा, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे B बार, ये रॉड कुछ इस तरीके से दिया गया है और रॉड इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो रॉड का वेलोसिटी है, ये रॉड का लेंथ है। तो लेंथ की जगह पर लेंथ का वेक्टर लेना चाहिए था। मैं आपको जितना रिड्यूस्ड करा के, जितना शॉर्ट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ लो उसको। देखिए मैग्नेटिक फील्ड रॉड को परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड है। रॉड देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड और रॉड कैसे भी दिखे परपेंडिकुलर एक दूसरे को। तो वेलोसिटी आ गया, तो मैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट डाल दूंगा। एक ये कंपोनेंट मान लीजिए यहाँ पर अगर दिया है थीटा, तो ये आ जाएगा V cos थीटा और ये आ जाएगा V साइन थीटा। समझ में आ रहा है। अभी देखोगे आप तो मैग्नेटिक फील्ड, रॉड और V
कॉस थीटा, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को परपेंडिकुलर। कैसे देख लो, ये रॉड है, ये रॉड को वी कॉस थीटा परपेंडिकुलर है। अगर वी कॉस थीटा और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड और रॉड ये भी परपेंडिकुलर है। तो आपका फॉर्मूला ईएमएफ वाला जो आने वाला है यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बी एल वी एंड कॉस थीटा। देखिए आपको सीईटी लेवल पर इतना डिटेल, इतना अंदर तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई एक प्रोबेबिलिटी वाइज अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी आसान तरीका होता है। जो जेई और नीट के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनके लिए तो ये काफ़ी इजीली ये बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। तो सीईटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपका थोड़ा बहुत रह चुका है तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ पर मैं जो बोला है कि परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर हो तो काम करेगा। अगर एक भी, जैसे जो पैरेलल वाला डायरेक्शन है उसमें क्या होता है वो समझ लो। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मान लो ऐसी कोई चीज़ है कि ये रॉड है, ये रॉड इस तरीके से मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है। देखो मैग्नेटिक फील्ड रॉड को परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर। लेकिन दिक्कत क्या है, ये रॉड का जो लेंथ है, दैट लेंथ एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। तो इस रॉड के अक्रॉस जो ईएमएफ बनने वाला है वो बनने वाला है बेटा 0। ये दूसरी केस ले लेता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है और रॉड कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको ये चीज़ समझ रही है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड वाले वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। बाद में अगर देखोगे तो रॉड है, रॉड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पैरेलल है, तो इसमें भी ईएमएफ अक्रॉस दैट रॉड विल बी इक्वल टू 0। तो ये सीधी सीधी सिंपल सी चीज़ें होती है, वो आपको समझनी है। लेकिन इस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मैं कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, उसको आपको याद से देखना पड़ेगा। चलिए, ये तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला बता दिया ऑलरेडी। ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी। ठीक है, ये कोई फ्रेम है, फ्रेम में मान लीजिए ये रॉड स्लाइड हो सकता है, किसी एक वेलोसिटी से मैं स्लाइड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेशन अगर आप लोगों ने देख लिया होगा अगर टेक्स्ट बुक से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो बीएलवी ही इंड्यूस्ड होता है, तो ये ईएमएफ होता है। देखिए ये फोर्स जो होता है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है, क्योंकि देखिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर रॉड मोशन में है और वो रॉड करंट कैरी कर रहा है, मान लीजिए रॉड मोशन में भी नहीं है, रॉड अगर करंट कैरी कर रहा है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से उस पर फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, चलो हम लोगों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो जो मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर E इक्वल टू ई एम एफ इक्वल टू बी एल वी, इस पर कुछ प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि कितना ई एम एफ जनरेट होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर बात कर लेते हैं, ये जो बाकी का पूरा स्लाइडिंग, ये जो पूरा रॉड दिख रहा है आपको, मान लीजिए उसका पूरा रेजिस्टेंस R हो, और ये जो है राइट हैंड रूल मैं अप्लाई करूँगा, समझ लो इसको। V मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो करंट ऊपर जा रहा है, मतलब इसका ऊपर वाला पार्ट जो है कुछ इस तरीके से काम करेगा। BLV ये हो गया इसका EMF। तो करंट कितना आएगा, EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मतलब BLV डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये आ गया करंट। ये समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें हिट भी जनरेट होगा, तो मैं इसको पावर बोल देता हूँ। पावर, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब dQ/dt, या फिर उसको पावर बोल देंगे हम लोग। तो पावर कितना जनरेट हो रहा है, तो पावर आपको पता होता है I²R। करंट तो हमें मिल गया BLV/R, BLV डिवाइडेड बाय R और उसका स्क्वायर, और यहाँ पर R। तो पावर जो मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है B²L² V² डिवाइडेड बाय ये R। इस फॉर्मूले को भी आपको याद करना होगा कि पावर या फिर हीट जनरेटेड, हीट डिसिपेटेड, या फिर मैकेनिकल पावर, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना ये हमारा टारगेट है। तो जैसे ये मूव करता है तो इसमें से करंट पास हो जाता है, जैसे करंट पास होता है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आ जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको पीछे खींचने लगती है, तो इसका मोशन घट जाएगा, तो फिर वापस ये रुकने की कोशिश करेगा, रुकेगा तो फिर करंट 0 हो जाएगा, फिर ये भी फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरनल लिंक्ड है। तो अगर यहाँ पर फोर्स जनरेट होता है और मुझे इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, ये मैग्नेटिक फोर्स उसको पीछे खींचेगा, तो मुझे मैकेनिकल भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे एक एक्सटर्नल डिवाइस या फिर एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क
जो है, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस्तेमाल होगा और वो आई स्क्वायर आर की टर्म में भी अपीयर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पावर वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस रॉड को मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया और इस रॉड को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा दिया। तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है वो 1/2 बी लेंथ का स्क्वायर और ओमेगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। अभी आपको देनी होगी डायरेक्शन। तो मैं बोलूँ एक छोटा सा एलिमेंट समझ लो, इसमें छोटा सा एलिमेंट। आपको सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट तो पता है, रॉड रोटेट होगा, लेकिन रॉड का अगर छोटा सा एलिमेंट मैं ले लेता हूँ तो ये छोटा सा एलिमेंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है। तो हमें इसकी वेलोसिटी तो पता है, तो चलो ये v ऊपर जा रहा है, v मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो I आ गया इधर ये डायरेक्शन में। मतलब नीचे वाला टर्मिनल हाई होने वाला है और ऊपर वाला टर्मिनल लो होने वाला है। इसका मतलब आप इसको रिप्लेस करा सकते हो इससे। तो जब तक ये रॉड रोटेट होता रहेगा, इसके एंड के अक्रॉस इतना ईएमएफ जो कि वैल्यू दी जाएगी 1/2 BL² ओमेगा से, इतना नंबर तैयार होते रहेगा। तो वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से एक वायर खींच लो, यहाँ से कोई मतलब स्लाइडिंग कुछ कनेक्शन दे दो और उसका इस्तेमाल करो। तो कोई बल्ब होगा तो बल्ब भी ग्लो होते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक सेल की तरह काम कर रहा है, ईएमएफ की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं एक रॉड की जगह पर 10 रॉड भी लेता हूँ ना, तो समझ लो इसकी जगह पर अगर मैं साइकिल ले लेता हूं, साइकिल का जो रिंग होता है उसका ये रिम है और ये स्पोक्स है, तो इसको अगर मैं ले लेता हूं और ये रोटेट हो रहा है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि यार एक अगर स्पोक है तो एक के अक्रॉस 1/2 BL² ओमेगा मिल गया। तो अगर इसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब समझ में आ रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 स्पोक्स है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। ये जो रिम होता है ये मेटल का होता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर है, ये और ये एक ही पोटेंशियल पर है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आके मिल रही है तो ये भी एक ही पोटेंशियल पर हो गया। मतलब यहाँ पर जितने स्पोक दिख रहे हैं सारे के सारे पैरेलल कनेक्टेड है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सारे स्पोक के अक्रॉस एक ही बनता है, सेम बनता है। तो उसको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, एक के अक्रॉस भी इतना ईएमएफ बन रहा है और सारों के अक्रॉस भी उतना ही ईएमएफ बन रहा है। हालांकि एक चीज़ होगी कि करंट आपको ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि हर एक जो होगा स्पोक एक ईएमएफ की तरह काम करेगा और खुद का करंट रिलीज करेगा। तो जितने ज़्यादा स्पोक उतना ज़्यादा करंट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करो तो यही आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 10 20 कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से फैराडेज वाली मैं डिस्क ले लेता हूँ। ये डिस्क जो है, तो डिस्क ले लिए, तो देखिए स्पोक जो था 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ाते जाओ आप, तो अगर लार्ज नंबर तक ले लो तो उसकी एक पूरी डिस्क बन सकती है। तो इस डिस्क के अक्रॉस जो ईएमएफ बनने वाला है वो 1/2 B इसकी रेडियस का स्क्वायर ओमेगा, 1/2 B R² ओमेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आपको सम्स, मतलब सम से रिलेटेड जो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो मैंने आपके सामने ला दी है। ये रेट ऑफ डूइंग हम लोगों ने देख लिया है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी गहरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बाद में म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आज हम लोग कॉन्टैक्ट मतलब विदाउट प्लग इन किए हुए, प्लग इन द सेंस जैसे कोई मोबाइल आता है उसको खाली चार्जर पर रख दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटिक वाली कोई सिस्टम नहीं है उस पर, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली सिस्टम है जो उस पर काम होता है, जिस पर चार्जिंग होता है, वायरलेस चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट जो होता है। तो काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये भी, सेल्फ इंडक्टेंस वाला। तो सेल्फ इंडक्टेंस में होता क्या है वो समझ लो। जैसे कि एक कोई कॉइल है, ये एक कॉइल है और यहाँ पर मैंने एक सेल डाल दिया और ये की डाल दी। जैसे ही मैं उस की को प्रेस करने वाला हूं, जैसे ही मैं उस की को प्रेस करने वाला हूं तो होगा क्या, तो मैं आप बोलोगे कि यार करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा।
करंट ऑल ऑफ सडन कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। करंट जो है स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता है। मतलब हमारे लिए तो कुछ टाइम नहीं है, वो हम तो बोलेंगे कि ज़ीरो में, लेकिन मान लीजिए 0.001 सेकंड, 0.002 सेकंड, 0.003 सेकंड, तो उसके हिसाब से अगर बात करें करंट के, तो करंट इज़ इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता है कि जैसे करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पर फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, और करंट बढ़ गया, और फ्लक्स बढ़ गया, और करंट बढ़ गया, और फ्लक्स बढ़ गया। तो यहाँ पर फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल इज इंक्रीजिंग। अभी प्रॉब्लम क्या है, कॉइल जो है वो उसके अंदर से जो करंट इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से ये कॉइल खुद में इसकी वजह से यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है। लेकिन अभी लेंज लॉ हम लोगों ने देख लिया कि अगर फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज चेंज, देन इट शुड इंड्यूस एन ईएमएफ। उसने अपोज करना चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस कराना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है, ये खुद में ईएमएफ इंड्यूस करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये समझना है कि वॉट एवर फ्लक्स इज देयर, टोटल फ्लक्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे करंट बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आई। ठीक है, फ्लक्स इनटू आई। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया एल इनटू आई। अभी टोटल फ्लक्स क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 n नंबर ऑफ टर्न्स लिया। सिंगल के साथ में अगर फ्लक्स फाई होता तो n नंबर ऑफ टर्न के साथ में n फाई होता, इज इक्वल टू एल आई। हमारे टेक्स्ट बुक में फाई इज इक्वल टू एल आई ही दिया गया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन आपको ये समझना है कि एन फाई इक्वल टू एल आई होता है। ये एल जो होता है, ये होता है कोइफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर स्विच जैसे मैंने ऑन कर दिया तो करंट बढ़ रहा है, जितना टाइम करंट बढ़ेगा उतना टाइम फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल विल इंक्रीज। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल इंक्रीज, तो वो कॉइल जो होगी वो कॉइल बढ़ने वाले फ्लक्स को अपोज करने के लिए खुद के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगी। सो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। समझ में आ रहा है। तो माइनस डी फाई बाई डी टी, तो मैं अभी डी फाई टोटल वाला होता है, तो मैं आपको स्टेट बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो स्टेट बोर्ड के हिसाब से बताया जाता है फाई इज इक्वल टू एल आई। तो मैं उसी तरीके से वैल्यूज लेना शुरू कर दूंगा। ये फाई मतलब फाई टोटल ही होता है, फाई मतलब फाई टोटल ही होता है। जैसे कि फाई टोटल मैंने बोल दिया तो टी रख दिया, तो एन फाई, फाई सिंगल के साथ था, या फिर एन फाई एस डाल देता हूँ, सिंगल वाला मल्टीप्लाई बाय एन, तो टोटल फ्लक्स हो गया। टोटल फ्लक्स को मैं फाई बोल देता हूँ, तो फाई की जगह पर एल आ जाएगा, तो माइनस एल डी आई बाय डी टी। आपके लिए ये एक बोनस क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैंने लिंक नीचे में डाल दूंगा, जो जो पार्ट सिलेबस में से कट हो चुका है तो वो आपको नहीं करना है, वो आपको स्किप करना है। समझ में आ रहा है। ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल जो होता है उसके लिए मुझे यूनिट बनाना है, तो ये ईएमएफ जो होता है उसका तो आता है वो वोल्ट डिवाइडेड बाय ये करंट डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा, मतलब एम्पियर डिवाइडेड बाय सेकंड ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एल का जो यूनिट आ जाएगा वोल्ट और अपॉन एम्पियर, ये तो ओहम आ जाता है, और ये आ गया सेकंड, तो ओहम सेकंड ये एक यूनिट हो गया। उसके अलावा इसी को नाम दिया जाता है हेनरी, उसी को नाम दिया जाता है हेनरी। लिखने का तरीका होता है स्मॉल एच में, या फिर एक ही अगर वर्ड लिखना है तो आप एच लिख दो, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से था। तो हेनरी, एल इक्वल टू ओहम सेकंड, या फिर हेनरी, या फिर वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो आपको इसका जो है डायमेंशन निकालते हुए भी आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे इस पे आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम जब करंट कांस्टेंट हो जाता है, समझ लो जब करंट कांस्टेंट हो जाता है, जब करंट कांस्टेंट हो जाता है तो आपको डी आई बाई डी टी मिल जाएगा जीरो, मतलब ईएमएफ मिल जाएगा जीरो। तो जब करंट कांस्टेंट आ जाता है तो उसके बाद में यहां पर कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, यहां पर ईएमएफ मिल जाएगा जीरो। तो जब स्विच ऑन करते हैं, मतलब मेक करते हैं सर्किट को, या फिर ब्रेक करते हैं, इसको उठा देते हैं, ओपन कर देते हैं, ये दो ही चीज़ें ऐसी है कि जहां पर करंट बढ़ता है या फिर घटता है। तो दोनों ही चीज़ें सुटेबल है लेंज लॉ अप्लाई करने के लिए और आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर करंट कांस्टेंट है तो आप गलती से भी इसको मत इस्तेमाल करो, क्योंकि करंट अगर कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, और ये वायर जो है
या इंडक्टर जो है एक सादी वायर जो होती है उसी की तरह काम करेगा। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस, अभी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, समझ लो इसको, हाँ, तरीका समझ लो। जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो कितना होगा, तो मुझे टोटल फ्लक्स कितना, तो टोटल फ्लक्स जो होगा इसके साथ मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आपको सोलेनॉइड का फॉर्मूला पता होगा, उसमें n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता था। तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है n इंटू एल, n का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n जो है नोटेशन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए। तो आपको लिखना है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एरिया। मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं ये चीज़ स्टेट बोर्ड के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर होगा इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा ये 0 होगा, ये मानकर मैं चल रहा हूँ, तो मल्टीप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पर n, l जो होगा ये पूरा लेंथ होगा इसका सोलेनॉइड का, ठीक है, और a मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी b कितना है, तो सोलेनॉइड का जो b होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो होता है म्यू नॉट टाइम्स ni, और ये आ गया एरिया। तो फाई आ गया आपके पास म्यू नॉट n स्क्वायर l एरिया इंटू दैट करंट वैल्यू। तो मैं फाई बाय आई लिख देता हूँ, आपको मिल जाएगा एक टर्म म्यू नॉट n स्क्वायर l इंटू एरिया। तो चीज़ यहाँ पर क्या आ रही है समझ लो, ये फाई बाय आई जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया टोटल फाई इज इक्वल टू एल आई, तो फाई बाय आई अगर कर देता हूँ मैं तो ये सेल्फ इंडक्टेंस आ जाता है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस आ जाता है। तो जैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया मतलब ये तो चीज़ एल आ गई है, कैपिटल एल, तो लेंथ से आप कंफ्यूज मत हो, ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला एल दिया मैंने यहाँ पर। तो आपको समझ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इस पे हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। तो फ्लक्स जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। उसी तरीके से अगर इसका रेडियस मान के चलो, रेडियस आपको पता है, तो एरिया को आपको लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, या फिर डायमीटर की टर्म में पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो एरिया की जगह पर मैं ये लिख देता हूँ, तो मुझे इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू या तो आर स्क्वायर मिल सकता है या फिर प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे या फिर आ सकते हैं, इसको समझ लो। उसी तरीके से एक टोरॉइड होता है, तो टोरॉइड में मैं यहाँ पर जो होगा इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस में कैपिटल आर मान के चलता हूँ, और ये जो टोरॉइड है इसका टोरॉइड का जो इंटरनल एरिया होगा वो एरिया में मान के चलता हूँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी अगर फाई के बारे में बात करें तो इसमें सीधे सीधे n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली होता है, तो यह आ जाएगा n b a। तो n b कितना होता है, तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई, इसका जो सेंटर वाला रेडियस होता है, देखिए सेंटर से यहाँ तक जो होता है सेंट्रल पार्ट वाला, इसका लेता है 2 पाई आर इंटू एरिया। एरिया कितना, तो भैया एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ गया, ये पाई पाई तो कैंसिल हो गया, तो कहीं ना कहीं म्यू नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, तो ये आ गया फाई। और करंट वाली वैल्यू अगर बात करें तो म्यू नॉट एन आई है ना, तो यहाँ पर करंट होना चाहिए था, तो करंट होना चाहिए था यहाँ पर, तो फाई डिवाइडेड बाय अगर आई कर देता हो तो म्यू नॉट एन स्क्वायर यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो आपको दिखेगा फाई बाय आई इज नथिंग बट सेल्फ इंडक्टेंस, सो एल प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर या फिर एल प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो दो तरीके होते हैं, ये यहाँ पर आने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी पर आपको बाकी चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है। आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी है इनको आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़, सीरीज में अगर सेल्फ कुछ इंडक्टर्स लगा देते हैं तो आपको L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन लेना है। अगर पैरेलल में दिखते हैं तो इसकी भी पॉसिबिलिटी एक बढ़ जाती है कि अगर सीरीज में लगा दिया जाए तो इसका इफेक्टिव इंडक्टेंस क्या आएगा, अगर पैरेलल में लगा दिया तो इसका इफेक्टिव इंडक्टेंस क्या आ जाएगा। तो पैरेलल में 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ठीक है, सेम रजिस्टर की तरह ही इसको ट्रीट करना है। अभी जो इंडक्टर होता है
मान लीजिए इसमें से जो मैक्सिमम करंट आई पास हो रहा है, मतलब एट दी एंड फ्लक्स तो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो करंट पास हो रहा है, तो ये जो इंडक्टर है इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है। और कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है? तो एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। कितनी होती है? हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। और अगर आप एनर्जी डेंसिटी बात करते हो, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात करते हो, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। ये आपको दो चीजें समझना है, तो इसके डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। एक तो हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, इतना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होता है। और एनर्जी डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात करो तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट, ये होता है। चलो ये भी कंप्लीट करा लिया मैंने। म्यूचुअल के बारे में बात करते हैं, तो ये तो थोड़ा मतलब डायग्राम यहाँ पर गलत हो रही है। मान लो यहाँ पर दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको सिर्फ ये पोर्शन छोड़ के आप इसको समझ लो। जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ, करंट यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो ये तो सेल्फ इंडक्टेंस तो डेवलप करेगा ही करेगा। उसके अलावा जो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये फ्लक्स जब बढ़ रहा है तो मान लीजिए बाजू में एक और दूसरी कॉइल है, सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सेकंड कॉइल विल आल्सो चेंज। तो इसमें कहीं ना कहीं ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है। तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी ईएमएफ, इसको मैं सेकेंडरी बात कर देता हूं, इसको मैं प्राइमरी बोल देता हूं। तो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी, तो समझ लो फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजेस इन करंट इन प्राइमरी। क्योंकि जो करंट प्राइमरी में चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शनेटली सेकंड वाला फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है। देखो ये कॉइल यहाँ पर है, तो कॉइल में से देखिए ये तो लाइन जा ही नहीं रही है। ऐसे तो कई सारी होगी कि जैसे मान लो ये है, अगर बॉर्डर पे मैं ऊपर ले लेता हूँ तो ये भी नहीं जाएगी। मतलब यहाँ से अगर कुछ 10 लाइन जनरेट हो रही है तो मान लीजिए 8 ही लाइन्स इसके साथ ज्वाइन हो रही है। समझ में आ रहा है? तो फाई इन अ सेकेंडरी इज डिपेंडिंग ऑन करंट इन प्राइमरी, सो फाई इन अ सेकेंडरी इज इक्वल टू एम इंटू आई पी। अभी सेकेंडरी में जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हाँ, सेकेंडरी में जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डी फाई बाई डी टी। लेकिन इसको अगर मैं रख देता हूँ तो माइनस एम डी आई पी बाय डी टी। तो ये भी एक बेहतर न्यूमेरिकल हो सकता है आपके सीईटी के लिए कि जिसमें प्राइमरी वाला करंट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन प्राइमरी इज गिवन, और उसकी वजह से सेकेंडरी जो होगा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एम जो है इसका भी यूनिट अगर आप बात करते हो तो हेनरी ही आएगा, ठीक है। जो एम के लिए हम लोगों ने सॉल्व किया उसी तरीके से आएगा। ओहम सेकंड वो भी आएगा, ठीक है। ये आ गया एम। दूसरा एक इसका जो एक कपलिंग फैक्टर होता है के, वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। के जो होता है, क्योंकि ये दोनों कॉइल है तो इनके सेल्फ इंडक्टेंस भी हो गए, तो के को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एम इज इक्वल टू के रूट L1 L2। ये कुछ इस तरीके से मैं एक चीज़ दे देता हूँ यहाँ पर, समझ लो। कपलिंग कांस्टेंट क्या है इन दोनों के बीच वाला, क्योंकि इनके सेल्फ इंडक्टेंस भी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, और हाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन रिलेटेड टू दैट L1 L2 इज लाइक दिस वन। अभी के जो होगा, के किस पर डिपेंड होगा कि दो कॉइल के बीच का डिस्टेंस क्या है, टाइटली बाउंड है, लूजली बाउंड है, किस तरीके से एक दूसरे से सेपरेट किया गया है, या फिर के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, उसके बीच वाली भी वैल्यू हो सकती है। हालांकि 0.5 एक नंबर लिया जाता है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया, उसी अनुसार मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो अगर आपके पास है तो आपको एक बार क्लैरिटी ले लेना है खाली उससे। और वो चीज़ है कि जैसे के की वैल्यू दे दिया गया, वही नंबर मैं लूँगा। के की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 जो टेक्स्ट बुक में दी गई है, उससे बताया जाता है कि जो कॉइल्स होगी टाइटली बाउंड है, वो समझ लेना चाहिए। और के की लेस देन 0.5 होगी तो लूजली बाउंड, ठीक है। के की वैल्यू अगर 0 है तो 0 कब होती है वो भी समझ लो। ये कॉइल यहाँ पर है और दूसरी कॉइल मैंने यहाँ पर डाल दी, तो फ्लक्स यहाँ पर एसोसिएटेड, और इसको पैरेलल ही इधर आ रहा है, मतलब उसके अंदर से नहीं जा रहा है। ये कॉइल के हिसाब से देखोगे तो ये पैरेलल होते हुए आ रहा है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड इज 0। तो कुछ इस तरीके से हो तो के जो होगा के 0 हो जाएगा, ठीक है। के की वैल्यू अगर 1 है तो आप m इक्वल टू रूट L1 L2 भी ले सकते हो। उसके बाद में आता है ट्रांसफार्मर, जो कि एप्लीकेशन है।
जो कि एप्लीकेशन है, किस चीज़ का एप्लीकेशन है वो समझ लो। ये एप्लीकेशन जो है वो अभी हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस देखा है, वो हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि जो प्राइमरी होता है और ये सेकेंडरी है, तो फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है उसमें से कई सारा फ्लक्स तो लॉस हो रहा है और बहुत ही कम फ्लक्स जो होगा वो सेकेंडरी से एसोसिएट हो जाएगा। इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस मटेरियल में से इजीली कंडक्ट हो पाएगी उस मटेरियल को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो, जैसे कि कोई टैंक है, टैंक में से मुझे पानी जो है एक स्पेसिफिक लोकेशन पर लेके जाना है, तो मैं पाइप का इस्तेमाल करूँगा। अगर पाइप नहीं है तो पानी जो है कहीं भी और स्प्रेड हो जाएगा। तो सही ढंग से मुझे यहाँ से वहाँ तक ले जाना है तो उसको वाटर को कंडक्ट मतलब उसको फ्लो कराने वाला एक सिस्टम मुझे चाहिए। तो सेम वे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो सॉफ्ट आयन के थ्रू पास हो सकती है, काफ़ी हद तक पास होती है। ऑलमोस्ट मैं बताऊंगा तो आप यहाँ पर आइडियली बात करें तो 100% बात करेंगे कि 100% जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो चीज़ ये है कि प्राइमरी, ये प्राइमरी है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी में जो ईएमएफ होगा इज इक्वल टू माइनस, मैं यहाँ पर दे दूंगा नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी डी फाई बाई डी टी। फाई जो होगा वो फाई सिंगल वाला फाई होगा, मतलब एक टर्न के साथ में जो फाई है वो फाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय सिंगल के साथ वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वही फाई टोटल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी है, सेकेंडरी मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स अलग होगी तो उसके अनुसार ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। तो सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी। इन दोनों का रेशो ले लो तो ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। तो इस पर दो टाइप के ट्रांसफार्मर हमें मिलने वाले हैं, एक मिलेगा स्टेप अप और दूसरा मिलेगा स्टेप डाउन। स्टेप अप स्टेप डाउन में होता क्या है कि एन एस अगर ग्रेटर देन एन पी है, मान लो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है प्राइमरी से, तो यहाँ पर वोल्टेज जो जनरेट होने वाला है, ईएमएफ जो सेकेंडरी में जनरेट होगा वो ग्रेटर देन ईपी होगा। मान लो मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया और मुझे यहाँ पर 100 वोल्ट चाहिए, तो पोटेंशियल वोल्टेज तो बढ़ गया। तो बढ़ाने का तरीका क्या है, आप नंबर ऑफ टर्न्स पे काम कर लो, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। मान लो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है उससे कई कम नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर है, तो उससे होगा क्या, ईएमएफ इन सेकेंडरी विल बी लेस देन ईएमएफ इन प्राइमरी। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर समझ लो 1 ही वोल्ट मिल गया। तो आपको इस तरीके से स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है। अभी किसी को लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि 10 वोल्ट का 100 वोल्ट करा के मिल रहा है, लेकिन ये नहीं होता है। समझ लो जो एनर्जी है वो कॉन्जर्व होनी चाहिए। तो कॉन्जर्व का मतलब क्या हो रहा है, जितना इनपुट पावर जा रहा है उतना ही आउटपुट मिल रहा है। तो इसको बोल देंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सॉरी इसको बोल देंगे हम लोग इफिशियंसी, इसको बोल देंगे हम लोग इफिशियंसी। तो आउटपुट पावर कितना है, ES IS, और इनपुट कितना है EP IP, ये हो गया। आइडियली n की वैल्यू ली जाती है 1 आपके स्टेट बोर्ड में, क्योंकि मतलब आइडियल बात करने के लिए, अदरवाइज इफिशियंसी जो होती है वो 1 नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 100% के 100% मतलब इनपुट वाला आउटपुट में चला जाए, तो कहीं ना कहीं लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर आइडियल लेवल पर हम लोग बात करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ES IS डिवाइडेड बाय EP IP आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ES बाई EP इज इक्वल टू IP बाई IS। मतलब अगर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट को घटना चाहिए, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट यहाँ पर बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल रहा है, समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट ES IS इज इक्वल टू EP IP, ये प्रोडक्ट यहाँ पर कांस्टेंट है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें समझ रही है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो होंगे वो अगले सेशन में आपको मैं अपलोड करा के दे दूंगा। वो आपको हर एक न्यूमेरिकल जो जितना कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा लिया उससे रिलेटेड सारे MCQs में उसमें कवर करा के ले लूँगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।